हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है गांधी युग। ये आज अपने सीरीज का दूसरा वीडियो है। यदि आपने पहले वाला नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर आप देख लेना साथियों। कल मैंने आपको जलियांवाला हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के बारे में सब कुछ आपको बता दिया था। आज अपन पढ़ने वाले हैं असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों। मेरा नाम अनिल कुमार चौहान है और आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में साथियों। यदि दोस्तों आपको ऑल हिस्ट्री के नोट्स चाहिए तब आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। अब देख लेते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में सब कुछ अपन देख लेते हैं साथियों। असहयोग आंदोलन, इनका प्रमुख कारण हो जाएगा जलियांवाला हत्याकांड हो जाएगा और इससे अपने हिंदू धर्म पूरी तरह से नाराज हो गए थे और साथ साथ में चल रहा था खलीफा आंदोलन भी चल रहा था, जिससे मुसलमान कौम भी बड़ी नाराज थी। और ये 1857 की क्रांति के बाद में असहयोग आंदोलन में दोनों धर्म एक साथ होकर ब्रिटिश साम्राज्य से आंदोलन करते हैं और ये पूरे देश में ये आग की तरह फैल जाता है। उससे पहले ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पहली बार कांग्रेस में लाया जाता है, वहाँ पे पास होता है और उसी के आधार पर पूरे देश में ये लागू होता है। और ये बात चल रही है 4 सितंबर 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन में और उस समय अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय थे। और ये प्रस्ताव लाता है C.H. दास लाता है और यह कहता है कि असहयोग आंदोलन पूरे भारत में लागू होना चाहिए। तत्पश्चात कांग्रेस के अधिवेशन में इनको पास किया जाता है। फिर ये आग की तरह चारों तरफ ये फैलने लगता है। हर कोई छोटे से लगा के बड़े तक सारे के सारे अपने असहयोग आंदोलन में भाग लेते हैं। और इसमें कार्य क्या करते हैं, जितने भी हमने अंग्रेजी सरकार की वस्तु बनी है उनकी सारी वस्तु को बहिष्कार करते हैं। यानी कि छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ जितने भी अंग्रेजी सरकार की बनी है उनको सारों को बहिष्कार किया जाता है, जिससे क्या हो जाएगा, कारोबार ठप हो जाएगा। और साथ साथ में स्कूल कॉलेज जितने भी अपने स्टूडेंट हैं वो भी अपने जाना बंद कर लेते हैं और अपने इसमें असहयोग आंदोलन में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। और कोर्ट कचहरी जितने भी न्यायालय हैं वहाँ पे वकील जज सारे के सारे अपने असहयोग आंदोलन में भाग लेने लगते हैं और पूरी तरह से कार्य ठप हो जाता है। और साथ साथ में मजदूर वर्ग भी हड़ताल करने लगते हैं, किसी भी प्रकार की कोई कार्य नहीं करते हैं और केवल असहयोग आंदोलन में कार्य करते हैं। और इसका लीडर हो जाएगा महात्मा गांधी जी हो जाएगा और उसके नेतृत्व में केसर-ए-हिंद, जूल पदक और बोरो पदक ब्रिटिश साम्राज्य को वापस दिया जाता है। और पूरे देश में ये बातें वगैरह चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब अपना प्यारा भारत देश आज़ाद होने वाला है। लेकिन उस समय घटना होती है और उसमें घटना के कारण ये पहलू चेंज हो जाता है। और ये बात होती है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के यूपी में स्थान है, वहाँ पे एक पुलिस चौकी होती है, चोरा चोरी स्थान पर होती है और वहाँ पे जनता के द्वारा 22 जवानों को जला लिया जाता है, जिसमें 21 सैनिक हो जाएंगे और एक थानेदार हो जाएगा। और उस थाने में चारों तरफ से आग लगाई जाती है। फिर ये 22 जवान पूरी तरह से मर जाते हैं। इस कारण गांधी जी ने यह कहा कि अपने असहयोग आंदोलन में किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होना चाहिए। अगर हिंसा हो रही है तब मैं पूरी तरह से आंदोलन समाप्त करने वाला हूँ। इस प्रकार से असहयोग आंदोलन चोरा चोरी हत्याकांड के बाद में पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, जिससे फायदा किसका हो रहा था, अंग्रेजी सरकार का हो रहा था। और उनको भी ऐसा लग रहा था कि असहयोग आंदोलन के कारण हमको अभी भारत छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये चोरा चोरी कांड हो जाता है और उससे ये पूरी तरह से ठप हो जाता है। और इसके कारण गांधी जी को बड़े कथन और बड़े याचनाएं जनता के द्वारा सुनाई जाती है। और उस समय गांधी जी ने अपने यंग इंडिया में एक कथन व्यक्त करते हैं, वो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, जिससे आप समझ सकते हो गांधी जी कितने समझदार और योग्य व्यक्ति थे। और यह कहते हैं, आंदोलन हिस्सा होने के बचने के लिए मैं हर एक अपमान, मैं हर एक यातनापूर्ण बहिष्कार तक, मौत तक भी सहने के लिए तैयार हूँ साथियों। आप इसे कथन से समझ सकते हो कि गांधी जी अहिंसा के कितने बड़े पुजारी थे साथियों।
मान लीजिए यदि अहिंसात्मक हो जाता तो पूरे देश में हो जाता, फिर क्या होता, जितने भी अभी जनता है वो सारी की सारी मारी जाती और इनका आरोप किसके ऊपर आता, महात्मा गांधी जी के ऊपर आता। और इस कारण गांधी जी ने ये कदम उठाया था। और ये बात जब ब्रिटिश सरकार को पता चलती है, फिर गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है। 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया जाता है। फिर उनको 6 साल की सजा सुनाई जाती है। और ये सुनाई जाती है, उसमें जज होते हैं, ब्रूम लिफ्ट होते हैं, उसके द्वारा 6 साल की सजा सुनाई जाती है। फिर उनको 5 फरवरी 1924 को रिहा किया जाता है। फिर आखिरकार 1924 में बेलग्राम के कांग्रेस के अधिवेशन में वो अध्यक्ष बनते हैं। इस प्रकार से ये सारे की सारी योजनाएं चल रही थी और घटनाएं चल रही थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है ये असहयोग आंदोलन, जैसे आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। यदि दोस्तों आपको मेरा कंटेंट, मेरी मेहनत आपको पसंद आई है तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कम से कम 10 लोगों को शेयर जरूर से जरूर कर देना साथियों। यदि आपको ऑल हिस्ट्री के नोट्स चाहिए तब आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। अब हो गया असहयोग आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया और जिसे नाराज हो जाते हैं चेतन दास और मोतीलाल नेहरू नाराज हो जाते हैं और इस कारण 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। जो आपसे सीधा ही पूछा जाता है स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो चेतन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी साथियों। मोतीलाल नेहरू जी ये हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हो जाएंगे, उसके द्वारा ये स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। और ये समय चल रहा है 1923 चल रहा है और उस समय ये स्वराज पार्टी की स्थापना कर देते हैं। अब आते हैं साइमन कमीशन, वो आता है 1928 को आता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन कब आया था, तो 1928 को आया था, जिसमें सदस्य हो जाएंगे 7 लोग हो जाएंगे और उसके द्वारा भारत का संविधान बनाने के लिए ये तैयार करना चाह रहे थे, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का कोई भारतीय नहीं था। इस कारण पूरे देश में ये साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगता है और साइमन कमीशन के विरोध में 3 फरवरी 1928 में बम्बई में और 30 अक्टूबर 1928 में लाहौर में ये पूरी तरह से आंदोलन प्रारंभ होता है, यानी कि विद्रोह प्रारंभ हो जाता है और एक ही नारा दिया जाता है, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। इस प्रकार से नारा दिया जाता है और उस आंदोलन में एक अपने लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज के आधार पर उनकी मृत्यु हो जाती है, जो मैंने आपको आगे सब कुछ आपको बता दिया था। इस प्रकार की इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर भगत सिंह के द्वारा सारण को मारा जाता है। इस प्रकार से लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया जाता है और साइमन कमीशन के आधार पर आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कब आया था, 1928 में आया था। और इस घटना में किसकी हत्या हो जाती है, लाला लाजपत राय की हत्या हो जाती है। आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आपको सिस्टम वाइज और बड़े शॉर्ट के आधार पर आपको पढ़ाता हूं, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं नेहरू रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। और ये समय चल रहा था 1928 को चल रहा था साथियों, जब साइमन कमीशन भारत में आया था और उसका बहिष्कार किया जाता है। और उस समय साइमन कहता है कि आपके हिंदुओं के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई संविधान नहीं बनाया जा सकता। इस कारण मोतीलाल नेहरू के आधार पर ये नेहरू रिपोर्ट बनाई जाती है, जो अपने पूरे देश में लागू करना चाह रहे थे और ये बदले के आधार पर ये सारा कुछ हो रहा था। अब देखते हैं नेहरू रिपोर्ट, और ये आती है 1928 को आती है और उसके अध्यक्ष होते हैं मोतीलाल नेहरू होते हैं और उसके कुल 9 सदस्य होते हैं। और उसके अनुसार पूरे भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाता है, यानी आधा राज्य का दर्जा दिया जाएगा। पूर्णतः वो नहीं मांग रहे थे, आधा मांग रहे थे, जिसे सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वो अपने पूरी तरह से सहमत नहीं थे। और इस रिपोर्ट को मुसलमान लीग के द्वारा स्वीकारा जाता है और मुसलमान संप्रदाय के द्वारा अन्य रियासतें भी चाहते थे। और इस रिपोर्ट में जिन्ना के द्वारा 14 सूत्र की मांग
की जाती हैं। इस प्रकार से ये नेहरू रिपोर्ट सारे कुछ वगैरह होती है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू जी, और उसके द्वारा ये नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी साथियों। और उसमें जिन्ना के द्वारा 14 सूत्र की मांग की गई थी साथियों। आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस नेहरू रिपोर्ट से नाराज कौन से होते हैं? सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जी नाराज होते हैं। और इसे नाराज होते हैं सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू नाराज हो जाते हैं। अब अधिवेशन होता है, लाहौर का अधिवेशन होता है, 1929 को होता है। नेहरू रिपोर्ट के जस्ट 1 साल के बाद में होता है। और उसमें अध्यक्ष बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। और वहाँ पे एक ही मांग रखते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग रखते हैं। यहाँ पे ये पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग की जाती है, लेकिन इनके पिता के द्वारा नेहरू रिपोर्ट में अर्ध स्वराज की मांग कर रहे थे। और लाहौर के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। और 3 सब्जेक्ट जोड़ने के लिए कहा जाता है। समाजवाद, गणतंत्र, हिंदू मुसलमान की एकता के आधार पर ये सारा कुछ अगर 3 मांग करते हैं साथियों। फिर जस्ट अगले साल 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वहाँ पे लाहौर का अधिवेशन होता है, रावी नदी के किनारे में होता है। और वहाँ पे पहली बार भारतीय तिरंगों को फहराया जाता है, वो भी अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में मनाया जाता है। फिर संपूर्ण भारत को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की मांग करते हैं। और इसी के आधार पर अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन अपना संविधान कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। इस अधिवेशन के कारण जिसे अगर अपना संविधान लागू कर दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाहौर का अधिवेशन। और ये रावी नदी के तट पर होता है। और यहाँ पे पहली बार तिरंगा फहराया जाता है। और यहाँ पूरी तरह से स्वराज की मांग की जाती है। और उसमें अध्यक्ष होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ से आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, जो आपको याद भी होने चाहिए। आपको साथ साथ में क्वेश्चन भी आपको सोल्व करने चाहिए, जिससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी साथियों। दोस्तों, यदि आपको मेरा कंटेंट, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना साथियों। यदि आपको और हिस्ट्री के नोट्स चाहिए तब आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर भी सकते हो। बड़ी शानदार तरीके से बनाया है मैंने, करीबन 8 साल की मेहनत इस नोट्स में रखी है, जो आपको ज़रूर फायदा होगा साथियों। कैसा भी कॉम्बिनेशन हो आपके लिए ज़रूर से ज़रूर फायदेमंद रहेगा साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं समय के अवज्ञ आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। और ये चलता है 1930 से लगा कर 1934 तक चलता है। गांधी जी के द्वारा 31 जनवरी 1930 को अपने पत्र यंग इंडिया में 11 सूत्र की मांग रखते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के सामने रखते हैं। और उस समय वायसराय हो जाएंगे लॉर्ड इरविन हो जाएंगे साथियों। उसके अनुसार ये 11 मांग रखते हैं और ये अखबार में सारा कुछ वगैरह छपाते हैं साथियों। अब ये 11 मांग क्या है और उसके आधार पर आपसे कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे राजनीतिक बंदी, उनको सारों को रिहा होना चाहिए। जो अपने असहयोग आंदोलन हुआ था जिसमें अपने क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया था, उनको ये रिहा होना चाहिए। जितना भी हमारे सैनिक का खर्चा होता है उनको 50% कम करना चाहिए। यानी कि सैनिक के ऊपर जितना भी खर्चा होता है ना, गोला बारी जो अपने हथियार के ऊपर, उनको 50% कम होना चाहिए। यानी कि अहिंसा कम होनी चाहिए। और कपड़ा उद्योग को संरक्षण होना चाहिए। इससे फायदा किसका हो रहा था? जनता का फायदा हो रहा था। और मूल्य की विनिमय को दर को कम करना चाहिए। और सिविल सेवा के वेतन को 50% कटौती करनी चाहिए। और गुप्तचर विभाग में सुधार करना चाहिए। और पूर्णतः शराबबंदी करनी चाहिए। यानी कि किसी भी प्रकार कोई भारत में शराब नहीं बेचेगा। इस प्रकार से ये मांगे होती है। और लाइसेंस भी करना भी अनिवार्य हो गया था। और तटीय नौसेना में आरक्षित होना अनिवार्य हो गया था।
और नमक कर को भी समाप्त करना चाहिए और भू राजस्व में 50% की कटौती होना चाहिए। ये कुल 11 मांग है और इसके आधार पर यंग इंडिया में ब्रिटिश साम्राज्य के आधार पर इनको भेजा जाता है। इस प्रकार से ये सारा कुछ वगैरह चल रहा था और ये मांगे 11 देते हैं और ये गांधी जी और उस समय देते हैं 31 जनवरी 1930 तो गांधी जी के द्वारा समय दिया जाता है कि आप हमारी 11 मांगों को मान लिया जाए, लेकिन 11 सूत्री मांगों किसी प्रकार का कोई मानता नहीं है, उनसे ये इनकार कर देते हैं। इस प्रकार गांधी जी ने ये कथन कहा जाता है कि मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई और इस कारण 11 सूत्र को न मानने के विरोध में इरविन को एक लेख लिखा जाता है जो आप नीचे स्क्रीन में देख सकते हो। इस प्रकार से गांधी जी नाराज हो गए क्योंकि उनकी 11 सूत्र को नहीं मांगा गया। अब क्या होगा? आंदोलन होगा और वह आंदोलन होगा समय के अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ से हो गए गांधी जी नाराज हो गए। अब बढ़ते हैं दांडी मार्च यात्रा के बारे में पढ़ते हैं साथियों। और वहाँ से वो गांधी जी नाराज हो जाते हैं, फिर वहीं से दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ करते हैं, यानी कि नमक यात्रा प्रारंभ करते हैं और वहीं से अब समय के आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा। साथियों अब देख लेते हैं दांडी मार्च के बारे में देख लेते हैं। और यह यात्रा 12 मार्च 1930 से प्रारंभ होती है और 6 अप्रैल 1930 तक समाप्त हो जाती है। और ये यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ होती है और इनकी दूरी होती है 241 मील होती है और इसमें कुल 24 दिन लगते हैं साथियों। और ये गांधी जी के द्वारा प्रारंभ की जाती है, जिसमें 78 अनुयायी होते हैं और 7 महिलाएं होती है। और प्रमुख महिलाएं होती है कमला देवी, अवंतीबा गोखले, कस्तूरीबा गांधी और सरोजिनी नायडू। ये प्रमुख से महिलाएं होती है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दांडी मार्च यात्रा कब प्रारंभ हुई थी, कहाँ पे हुई थी, कितनी दूरी हो जाएगी, कितने अनुयायी साथ में थे, कितनी महिलाएं थी, मुख्य महिला कौन सी थी। आपसे सीधे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये यात्रा प्रारंभ हो जाती है। और उसमें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक कथन कहा जाता है कि गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्वा के पेरिस के अभियान के तहत ये की जाती है और ये भी आपसे पूछा भी जाता है। और गांधी जी अपने दांडी तक पहुंच जाते हैं 5 अप्रैल 1930 को पहुंच जाते हैं और 6 अप्रैल 1930 को वो कानून भी तोड़ देते हैं, यानी कि कौन सा कानून? नमक कानून को वो तोड़ भी देते हैं। और उसी के आधार पर पूरे भारत में समय के अवज्ञा आंदोलन लागू हो जाता है। साथियों ध्यान रखना, ये गांधी जी ने ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके द्वारा ये पूरे भारत में प्रचार करने के लिए ये सारा कुछ दांडी यात्रा प्रारंभ करते हैं और उसके अनुसार नमक आंदोलन भी तोड़ा जाता है। इस कारण पूरे देश में ये समय के अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्यों करते हैं, क्या करते हैं, इनके पीछे भी एक रीजन होता है साथियों। और वहीं से आपके बड़े लेवल के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं इनके प्रमुख तथ्य देख लेते हैं, कौन सी जगह पर क्या क्या आंदोलन किए गए थे, कौन से नेता हो जाएंगे, क्या क्या कार्रवाई हुई थी और वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे हो जाएंगे तमिलनाडु में श्री राजगोपाल के द्वारा एक नमक यात्रा करी जाती है और यह यात्रा तिरुपति से लगा के तिजोर तक होती है, जिस प्रकार अपने गांधी जी ने प्रारंभ किया था। और उसी प्रकार तमिलनाडु में श्री राजगोपाल के द्वारा ये प्रारंभ की जाती है और वैसे वैसे अपने मालाबार के तट पर भी ऐसी यात्रा की जाती है। और उड़ीसा में गोपचंद बंधु के द्वारा ये अपने नमक यात्रा की जाती है, जो आपसे पूछी भी जाती है। अब देख लेते हैं पश्चिमी तौर सीमा प्रांत के बारे में देख लेते हैं और वहाँ का नेता हो जाएगा खान अब्दुल गफार खान हो जाएगा और उसे सीमांत का गांधी भी कहा जाता है और उसके नेतृत्व में ये आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। भारत का गांधी कौन सा हो जाएगा? महात्मा गांधी जी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए सीमांत का गांधी कौन सा हो जाएगा,
तो खान अब्दुल गफार खान हो जाएगा और उसके नेतृत्व में ये आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। सीमांत के क्षेत्र में होता है और उसके द्वारा खुदाई खदमतगार या लाल कुर्ती दल के आधार पर पूरी तरह से यह आंदोलन प्रारंभ होता है, जो इनका बड़ा ही रोल रहता है। और इस आंदोलन में बच्चे अपने वानर सेना बनते हैं और लड़कियां अपने मंजरी सेना का गठन करती है, यानी कि छोटे से लगा के बड़े तक सारे के सारे इस आंदोलन में भाग लेते हैं। एक क्षेत्र होता है नागालैंड और वहां पे 13 वर्ष की एक बालिका के द्वारा इस आंदोलन में भाग लिया जाता है और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे रानी की उपाधि देते हैं और वह लड़की हो जाएगी गोड़िये नेडू हो जाएगी। और आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेहरू जी के आधार पर किसे रानी की उपाधि दी है, तो गोड़िये नेहरू की दी थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये चारों तरफ से ये आंदोलन चल रहा था और गुजरात का एक क्षेत्र होता है धनासाणा क्षेत्र होता है, जहाँ पे नमक का कारखाना होता है और वहाँ पे 21 मई 1930 को सरोजिनी नायडू, इमाम शाह और गांधी जी के पुत्र मणिलाल के नेतृत्व में 2000 से अधिक नमक के कारखाना में तरफ आते हैं और नमक को कानून को तोड़ने के लिए कार्रवाई करते हैं और उसमें 2000 से अधिक व्यक्तियों को पीटा जाता है। और उस समय अमेरिका के एक व्यक्ति होते हैं और उसके द्वारा ये सारा कुछ आंखों देखा समाचार अपने अमेरिका के अखबार न्यू फील्ड में छपा जाता है और ये पूरे वर्ल्ड में समय के आंदोलन पूरी तरह से फैल रहा था। फिर गांधी जी को जून 1930 को गिरफ्तार किया जाता है और यरूदा जेल में डाला जाता है, लेकिन आंदोलन ये पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है। जब गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं फिर उसके बाद में अब्बास तैयब के नेतृत्व में ये आंदोलन को संभाला जाता है। फिर आखिरकार गांधी जी को 25 जनवरी 1931 को रिहा किया जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो यह पूछा जाता है जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था तब समय के आंदोलन को किसके नेतृत्व में संभाला गया था, तो तैयब जी के नेतृत्व में संभाला गया था। और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा भी जाता है साथियों। अब गांधी जी को रिहा कर दिया गया है, 1931 में कर दिया गया। क्यों किया, उनके भी पीछे एक रीजन होता है, क्योंकि उस समय चल रहा था गोलमेज सम्मेलन चल रहा था जो लंदन में चल रहा था और ये प्रमुख रूप से 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं 1930, 31 और 32। ये 3 अपने गोलमेज सम्मेलन होते हैं साथियों। और प्रथम गोल सम्मेलन होता है 12 नवंबर 1930 से लगा के 19 जनवरी 1931 तक होता है साथियों। और इसमें कुल व्यक्ति आते हैं 89 व्यक्ति आते हैं, जिसमें प्रमुख ये लोग सामने आपके रहे। यह सब कुछ और आते हैं जिसमें कांग्रेस का किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं रहता है। इस कारण गांधी जी के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया था, उनको वो बाद में रिहा कर देते हैं। किसके कारण, गोलमेज सम्मेलन के कारण उनको रिहा किया जाता है और फिर उसके बाद में गांधी जी इरविल समझौता होता है, इस कारण उनको ये रिहा किया जाता है। अब देख लेते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में देख लेते हैं। और यहाँ पे 90 लोगों के द्वारा भाग लिया जाता है और वह हो जाएंगे हिंदू महासभा के हो जाएंगे जयकर और BS मुंजे हो जाएंगे, दलित वर्ग के हो जाएंगे अम्बेडकर साहब हो जाएंगे और मुस्लिम के हो जाएंगे अली जिन्ना हो जाएंगे और आगा खान हो जाएंगे और सिख संप्रदाय के हो जाएंगे सरदार शमपूर सिंह हो जाएंगे और देसी रियासत के 16 नरेश हो जाएंगे। और कांग्रेस में इसमें किसी भी प्रकार का कोई भाग नहीं लेते हैं साथियों। इस कारण से गांधी जी को ये रिहा करना ही पड़ता है साथियों। और गांधी जी को रिहा किया जाता है। फिर एक समझौता होता है, गांधी इरविल समझौता होता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी भी अपने चल रहा है समय के आंदोलन चल रहा है साथियों। अब देख लेते हैं गांधी इरविल समझौता के बारे में देख लेते हैं। और ये 5/5/1931 को होता है, गांधी जी और इरविल के बीच में होता है साथियों। और ये समझौता अपने तेग बहादुर सप्रू के आधार पर ये सारा कुछ किया जाता है और ये दिल्ली में आयोजन होता है साथियों।
और इसमें गांधी जी मांग रखते हैं कि जितने भी अपने हिंसा के क्रांतिकारी है उनको छोड़ के बाकी को सारों रिहा करना चाहिए। इस प्रकार से ये पहली मांग होती है। दूसरी मांग होती है समुद्र के किनारे जितने भी अपने नमक से बने हुए कानून हैं उनको सारों को समाप्त करना चाहिए। और तीसरी मांग यही रहती है कि शराब और नशीली वस्तु को रोक देना चाहिए। इस प्रकार से 3 मांग रखते हैं साथियों। और इरविल की मांग होती है कि ब्रिटिश साम्राज्य को वस्तु को बहिष्कार नहीं करना चाहिए और कांग्रेस के द्वारा आप अगर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना चाहिए और समय के अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। ये 3 प्रमुख रूप से इनकी शर्तें होती है और गांधी जी की ये 3 शर्तें होते हैं साथियों। और इस इरविल समझौते के आधार पर गांधी जी को बड़ा ही ट्रोल किया जाता है, क्योंकि गांधी जी की पहली मांग आप अच्छी तरह से देखिए और उसमें लिखा गया है हिंसा के आरोपी को छोड़ के बाकी को रिहा होना चाहिए। जितने भी अपने क्रांतिकारी थे जो अपने जेल में कैद थे ना, उनको वो गांधी जी चाह सकते थे तो छोड़ सकते थे साथियों। लेकिन गांधी जी के अनुसार किसी भी प्रकार के कोई क्रांतिकारी को रिहा नहीं किया गया था। केवल असहयोग आंदोलन के कारण और अपने नेताओं को उनको रिहा कर दिया गया था। इस कारण गांधी जी को ट्रोल भी किया जाता है। और इसमें क्रांतिकारियों में मुख्य हो जाएंगे भगत सिंह हो जाएंगे। उनको ये चाह सकते थे तो रिहा कर भी सकते थे, लेकिन गांधी जी नहीं करते हैं साथियों। इस प्रकार से पूरे देश में गांधी जी के आधार पर उनको ट्रोल भी किया जाता है और उसे नाराज भी हो जाते हैं साथियों। यानी कि आप समझ सकते हो गांधी जी इरविल का समझौता गांधी जी के लिए पूर्णतः सहमत नहीं होता है और इसमें फायदेमंद रह जाते हैं, इरविल रह जाता है। और ये हो गया आपका वीडियो पूरा हो गया साथियों। कल मैं आपको तीसरे वीडियो में आपको पूर्णापेक्ष समझौता और इसके अलावा जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको सब कुछ आपको बता दूंगा। जैसे भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बताऊंगा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन के बारे में बताऊंगा और उसके बीच में दूसरा विश्व युद्ध भी होता है उसके बारे में बताऊंगा। फिर अपने पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान की मांग दी जाती है, फिर उसके बारे में सब कुछ आपको बता दूंगा साथियों। यदि दोस्तों आपको नोट्स चाहिए तब आपको सब कुछ आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। बड़ी मेहनत के साथ मैंने वीडियो बनाया है, आपको जरूर से ज़रूर पसंद आएगा साथियों। आप देख भी सकते हो आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना, सारा कुछ मैंने आपको A to Z अच्छी तरह से आपको बताया साथियों, जैसे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।